नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 3 का सवाल में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। 3 के सवाल की शुरुआत करें, बात बाबरी मस्जिद की करेंगे क्योंकि एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का नाम सुर्खियों में है। इसे लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरअसल चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे एक सच्चे सेक्युलर विचारधारा वाले इंसान थे। बिल्कुल, राजनाथ सिंह ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित हुई सरदार सभा में भारत के पहले गृहमंत्री को याद करते हुए ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि सरदार पटेल ने समुदायों को खुश करने की कभी कोशिश नहीं की। जब जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद मुद्दे की बात कही तो केवल सरदार पटेल ने ही इसका विरोध किया। चलिए अब आपको राजनाथ सिंह का ये बयान भी सुनवाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान, और उनके इस बयान के बाद में अब सियासत भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। जहां पर कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों का अपमान बताया, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर सीधे सीधे सदन बर्बाद करने का, उसके समय को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया। विपक्ष के नेताओं ने राजनाथ सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार को देश के बाकी मुद्दों पर ध्यान देने की नसीहतें डाली। आपको सुनाते हैं विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मसले पर कैसी रही हैं। तो कुछ बोलेंगे? ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के, वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, पर मैं अब ये कहूँगी हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। देश को उन्होंने दशा और दिशा दिखाई उस समय पर जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर गए थे, गरीबी छाई हुई थी, और आने वाले समय में देश का क्या दिशा होगी उसको ठहराने में काम किया था। अब बार बार उनको गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ नया इतिहास बनाना ना रक्षा मंत्री को सुहाता, ना भारतीय जनता पार्टी को सुहाता। राजनाथ जी अगर भारत के जो सामरिक चुनौतियां हैं उसके ऊपर ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। पाकिस्तान है, चीन है और बाकी सामरिक चुनौतियां हैं, उनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। और ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन 3 के सवाल में पहला सवाल मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार संसद सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाने का मकसद क्या है। और ये पहला सवाल के बाद दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है। क्या ये नया विवाद पुराने जख्म कुरेदने की कोशिश तो नहीं है? ये एक दूसरा प्रश्न है। और इसके अलावा 3 का सवाल में एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इस बयान से क्या धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो जाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार खड़े हो रहे हैं। करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रहा है। रामकुमार पाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में है, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जितेंद्र यादव हमारे साथ में मौजूद है, हिंदू धर्मगुरु आचार्य डीपी शास्त्री इस दौरान हमारे साथ में मौजूद है। मैं शुरुआत बीजेपी से ही करना चाह रही हूँ। रामकुमार पाल जी, बार बार इस टाइमिंग का जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से तमाम जो सवाल हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, वो कहा जा रहा है कि ये तमाम अहम मुद्दों से एक तरह से ध्यान भटकाने के लिए इस समय को चुना गया। ध्यान भटकाने के नहीं, ये इतिहास है, इतिहास में जो हुआ वही बताने का प्रयास होता है और किया जाता है। जो हकीकत भी थी, उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय क्या इन्होंने ऑर्डर दिया था, वहां के डीएम के नायर ने क्या किया था, ये सब तो इतिहास है। और सोमनाथ के साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया था, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं जाएंगे, जो जाएंगे वो कबूल नहीं होगा। और उसी समय सोमनाथ पे कोई इन्होंने फंड तो दिया नहीं। सोमनाथ तो कितना फेमस, मतलब कितनी ये है
पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ सोमनाथ का विषय था। तो ऐसी कई घटनाएं इन्होंने कई की है, उस पर अगर कोई चर्चा हो रही तो बुरा क्या लगना चाहिए। किया है तो वो आएगा, इतिहास है तो बोला जाएगा, इसमें तकलीफ की क्या बात है। सोमनाथ की भी बात निकली, कई ऐसी चीजें हैं। सोमनाथ के मंदिर पे नहीं जाना, उसी समय साथ साथ हज कमेटी का भी तो नेहरू जी ने चालू किया था। तो बातें तो होगी, तो बातें निकलेंगी, इसके बुरे मानने को कांग्रेस तथ्यों की बात कह रही है, वो बोले किस आधार पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, गोविंद पंत वल्लभ थे मुख्यमंत्री, के नायर थे, सब इतिहास ही है ना, उनके स्वयं के बयान है, और कई मथाई जी की बुक है, कई बुकेज हैं इसमें। ठीक है, ये आपका पक्ष था। जितेंद्र यादव जी से जान लेते हैं। जितेंद्र यादव जी, बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इतिहास है, और अगर इतिहास में ऐसा है तो उससे घबराहट क्यों है, डर क्यों है? बिल्कुल, सबसे पहले आप तीनों को नमस्कार और आपके पैनलिस्टों को। भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पीठ के पीछे और इनकी छुपने की एक आदत है, और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों एक दूसरे के पूरक थे, और इन दोनों के अंदर जितना सामंजस्य था, शायद आज के राजनीतिक इतिहास में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने इन्होंने जो रक्षा मंत्री है, इनके रक्षा मंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री, जो बातें उन्होंने कही, निश्चित तौर पे मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के विचारधारा से पोषित है। इसीलिए, क्योंकि जिस तरह अंग्रेज की नीतियां होती थी डिवाइड एंड रूल, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी इन तमाम वैसे मुद्दे जिनका कोई आज के वर्तमान में कोई तुक नहीं है, वैसे मुद्दे को उठा करके ये भारत के अंदर जो इनकी एक पॉलिसीज है डिवाइड एंड रूल का, समाज के लोगों को बांटो, धर्म के लोगों को बांटो, आम जनमानस को बांटो, ये उनकी रणनीति के तहत है। लेकिन देश की जनता इस चीज को धीरे धीरे समझ रही है। इस तरह के जो बेतिका इश्यूज हैं, उस पे इनको कोई संज्ञान में निश्चित तौर पे अब लेने वाला नहीं है। आज देश के अंदर बहुत समस्याएं हैं। रक्षा मंत्री जी को निश्चित तौर पे कहना चाहिए, हमारे चीन की सीमाएं जो आक्रमित हो रही है उस पर बात रखनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी को घुसपैठियों पे जवाब देना चाहिए। रक्षा मंत्री जी को जो हमारे अरुणाचल की बहन, जिसके जो हमारे इंडियन पासपोर्ट को चाइना अनवैलिड कर रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए। आज देश की जो समस्याएं हैं, मूल विषय वह है, लेकिन जानबूझ करके पूरे विषय वस्तु को डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसे विषय पे बात करते हैं जिसका वर्तमान राजनीति में कोई तुक नहीं है। लेकिन जितेंद्र जी, इसमें तो तमाम तथ्यों को जिस डायरी का जिक्र किया जा रहा है, मणिबेन पटेल की डायरी का जिक्र किया जा रहा है, उसमें बाकायदा इन तमाम बातों को मेंशन किया गया है, और उसी के आधार पर ही तो एक बड़ी बात रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई थी। नहीं, बहुत देखिए, इतिहासकारों का अपना अपना एक अलग अलग मंतव्य है। आप किसी इतिहासकार ने अपनी बात को किसी तरीके से लिखा, किसी इतिहासकार ने अपनी बात को किसी तरीके से लिखा। क्या यह भारत के जो गजट है उसमें यह संवैधानिक तौर पे लिखा हुआ है कहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मानना है माननीय रक्षा मंत्री जी थोड़ा इतिहास का और गहन अध्ययन चिंतन करें, और इस तरह का जो बेतुकी बातें हैं उसे देश समझने और सुनने वाला नहीं है। जो करेंट इश्यूज है उस पर आपको देश में जवाब देना होगा, लेकिन उन जवाबों से भागने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती है। लेकिन कौन से मुद्दे जितेंद्र यादव जी जिससे भाग रहे हैं ये, मतलब थोड़ा सा वो भी। निश्चित तौर पे आज देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के जो ये प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आपको वह वक्तव्य याद होगा कि वो कहा करते थे, जिस देश का रुपया गिरा होता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। तो आज डॉलर की स्थिति क्या है? आज पूरी दुनिया में जग जाहिर है। तो हमारा मानना है कि भाई आप उन सजग इश्यूज पे बात करें। देश को अगर विकसित बनाना चाहते हैं तो आप उन इश्यूज पे बात करें ना। तो आप तो तमाम जो
नहीं, तो अभी आप करेंगे थोड़ी देर सुधर। पहले चीन का मुद्दा भी उठा रहे थे, चीन जमीन कब्जा आ रहा है और ये सारी बातें, उस पर बोलना चाहिए। भाई इस पे तो आप कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। मतलब नहीं, आप ये सारे बातें नहीं, कोई हमारी- देखिए ये सारी जो जितेंद्र बातें यादव हमारी जी, ये कोई मुद्दा तो व्यक्तिगत नहीं। ये कोर्ट की तरफ से फटकार शिवम लगी है भाई- कि नहीं लगी है, आप ये बताइए कि भाई नहीं, जब पहले भी शिवम कहा भाई, गया था ये- तो वो कह रहे थे कि शिवम ऐसे बयान भाई, ये क्यों दिए तमाम- जाते हैं। अच्छा शिवम भाई, ये बताइए क्या अरुणाचल के पासपोर्ट पे, इंडियन पासपोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगा था या नहीं लगा था चाइना के लगा था, द्वारा? चाइना ने लगाया था ना सर। चाइना जवाब चाइना ने देगा, लगाया हम था जवाब ना। थोड़ी ना देंगे उसको। और भारत नहीं, के नहीं, डिप्लोमेट्स तो- की तरफ तो से निश्चित तौर पे- बाकायदा इस मुद्दे को जितेंद्र यादव जी उठाया भी गया था। आपको इस बारे में जानकारी होगी कि तो कड़ा रुख सवाल- अख्तियार किया सवाल- गया था भारत सरकार की सवाल तरफ से। ये है- मैं आचार्य सवाल डीपी ये है शास्त्री मीना- जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। आचार्य डीपी मीनाक्षी शास्त्री, जी, मेरा सवाल सवाल ये ये है कि ये है, सर प्रश्न मैं आपके उठा पास कैसे? लौटूंगी। देखिए मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। जी, जी, आचार्य जी, डीपी शास्त्री जी। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है, उसके बाद बाबरी मस्जिद का एक बार फिर से मुद्दा उठ गया है, तो क्या ये जो बयान दिया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से, ये समझा जाए कि आजादी के साथ ही बाबरी मस्जिद को लेकर के जो ख्यालात थे एक पार्टी के, वो निकल करके सामने आने लगे थे। राम मंदिर के धुर विरोधी तब से थे और पार्टी में, कांग्रेस में आज भी है। आपको याद होगा रेवंत रेड्डी ने क्या बयान दिया है? देखिए एक चीज बता दूं, ये मरा हुआ मुर्दा को खड़ा करना चाहते हैं और बाबरी का जब सब कुछ खत्म हो गया भारत से, इतिहास उसको जो भूल रहा है उसको जगा करके क्या करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग और टीएमसी के लोग। राजनाथ सिंह जी जो बोले हैं रक्षा मंत्री जी, उन्होंने एक न्याय तर्क संगत बात बोला है जो माननीय प्रधानमंत्री उस काल के पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। वो ध्यान उस पे उनको आग्रह करते हुए थे, उसको एक स्थान पे इशारा किए हैं। ये बाबरी मस्जिद को बनाना, बाबरी मस्जिद का नाम लेना और इस तरह के बंगाल में एक ऐसा काम करने चाहते हैं लोग, अच्छा करने जा रहे हैं जिससे भारत की संस्कृति खराब हो। सनातन को धूमिल करना चाहते हैं और सनातन संस्कृति को दबाना चाहते हैं। बताइए, जिस व्यक्ति के संसार में कोई लेना देना नहीं है भारत से, जिसका वंश खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, जो इतना क्रूर शासक रहा, उस व्यक्ति के नाम से क्यों बनाना चाहते हैं और बना के क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या सनातन को, संस्कृति को, भारत के लोगों को, हिंदुत्व छवि को बाबर के नाम से दोबारा आग लगाना डीपी चाहते शास्त्री जी, हैं? रह इसीलिए रहकर ऐसा लगता है ये बाबर बात का को- भूत बार बार जाग जाता है, जगा दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल में तो चुनाव है, उसके पहले वहां पर भी बाबरी मस्जिद की जमकर गूंज नजर आती है। और ऐसा लगता है जैसे जैसे दिसंबर का महीना नजदीक आता है, कहीं ना कहीं से बाबर का जिन एक बार फिर से सामने आ जाता है। ये क्यों है? किस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति है ये? देखिए, मैं कामाख्या मंदिर के प्रांगण में हूँ, गुवाहाटी, क्या ब्रह्मपुत्र बात नदी के तट पे माँ के दरबार में बैठा हूँ। बहुत खूब। आपके शो के लिए कहीं खड़ा हूँ, बीच में दे रहा हूँ। माँ कामाख्या इनको बुद्धि दे और आसुरी प्रवृत्ति को भगवती मर्दन की है। असुरों को संसार में माँ दुर्गा शक्ति विनाश की है। आज समय है असुरों को विनाश करने का और भारत की संस्कृति का उदय काल का। जो माननीय राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं वो विचारणीय चीज है, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। चलिए, हम भी ब्राह्मण हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्राह्मण थे और हम मान लिए कि वो ब्राह्मण थे, किसी के कहने और आपके सबके कहने से। बल्कि ब्राह्मण वाला कर्म तो नहीं किए, ना ब्राह्मण वाला संस्कार था, ना संस्कृति थी, ना देवताओं के प्रति श्रद्धा थी, ना संतों में निष्ठा थी, ना कुछ करना चाहते थे। अकबर बाबर के नाम से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, नहीं, बिल्कुल सही है। संस्कृति आप से जिस चलेगा, बात का जिक्र कर रहे हैं, मानवता से आप ये चलेगा। बताने की कोशिश इनके कर रहे हैं नाम डीपी को शास्त्री जी। हटाया जाए। ठीक है इस डीपी नाम से शास्त्री कुछ जी, नहीं होना है। मैं रामकुमार पाल और जी से ये मस्जिद का सवाल ले रही निर्माण नहीं हूँ। होगा। पंडित जवाहरलाल हम नेहरू इस जो पे खुद जो को है, एक्सीडेंटल आगे हिंदू बढ़ेंगे। कहते थे, और मस्जिद ठीक है, ये का इतिहास है, इतिहास की बातें हम दर्ज है, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन चुका है। कोर्ट की तरफ से बाकायदा आदेश आया, भव्य राम मंदिर बना, निर्माण भी हो गया है, ध्वज पताका भी लहरा दी गई है। तो बाबरी का जिक्र बीजेपी की तरफ से भी आखिरकार क्यों होना है? कहाँ बीजेपी की तरफ से कोई कर रहा है? इन्हीं के एक प्रवक्ता है मुन्ना शेख, पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। अरे राम मंदिर बना तो राम मंदिर की जन्मस्थल थी, वो जन्म थी। कोई राम मंदिर पूरे देश में थोड़े हम लोग बनाने की बात करें। हमारे मथुरा, काशी और राम, ये तीन ही तो हम लोगों की मांग है। और उसके बाद में भाई साहब कहते हैं कि आज के काल में आ जाओ, तो हेमंत रेड्डी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस इज मुसलमान, मुसलमान इज कांग्रेस। उसके पे जवाब नहीं देंगे। उसके वो क्या है, सही है आज के कार्यकाल में?
और बाबरी का विषय यही लोग उठाते हैं। बाबरी का विषय हम लोग नहीं उठाते, हमारा तो हो गया। जो हमारे आस्था थी 500 साल भगवान राम स्वयं केस लड़े हैं। और दूसरी बात ये जब कहते हैं कि कार्य की बात, तो कार्य क्या है किया आपने? हिंदू के मंदिरों पर आज भी अधिग्रहण किसने लागू किया है? इंडो में कब से है? आज से है। हिंदुओं के मंदिरों से आप पैसे लेते हो। अभी कर्नाटक की बात करता हूँ, 450 करोड़ रुपए लिया गया। किसको दिया गया? 300 करोड़ रुपए मुस्लिम लोगों को दिया, 100 करोड़ इधर अपना चर्च के लिए दिया गया। तो कोई 100 रुपया कभी किसी मस्जिद से लिए हो या किसी दरगाह से लिए हो या किसी चर्च से लिए हो? ऐसे कानून आप बना के गए, ऊपर से आपको कोई कुछ बोल दे तो बुरा भी लग जाता है, बड़े जल्दी बुरा लग जाता है। और आप वो देश को किस तरह से चलाया, किस तरह से आपने सब कुछ हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी हमारे मुंबई का अष्टविनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, शिरडी है, इसके पैसे कहाँ जाते? किसके अधिग्रहण में सब है? तिरुपति मंदिर किसके अधिग्रहण में? किसने बनाया ये? और कहेंगे सबका साथ सबके लिए है। कहाँ है यार सेकुलरिज्म तुम्हारा? राम कुमार जी, तो फिर अब तो वक्त है कि आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि हाँ, नेहरू की बात नेहरू की बात करते हैं तो नेहरू अल्पसंख्यक बना दिए, तो उन्होंने कहा अल्पसंख्यक बना दी, सेकुलर की जरूरत नहीं थी, और इमरजेंसी लगा दी, सेकुलर ने ठोक दिए। अब इनकी बात को कितना हजम किया जाए? देश तो सह रहा है इनकी बातों को और झेल रहा है इनके कार्यों को। नहीं तो आप मंदिरों को आजाद करने की बात कर रहे हैं राम कुमार जी, आप ये मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो फिर आपका भी अब दायित्व बनता है। इन पर तो आरोप है, इनसे मैं सवाल पूछूंगा। हकीकत में किसने लाया? और कोई कुछ करने जाए, अभी घुसपैठियों के लिए एसआईआर हो रहा है, शुद्धिकरण हो रही है, तो उसमें कितना हस्तक्षेप है इनके? अर्थ भी नहीं देश को समझाते कि क्यों एसआईआर नहीं होना चाहिए, बस नहीं होना चाहिए। हमने बोल दिया वो लोकतंत्र है, हम कोर्ट भी नहीं जाएंगे। इस तरह के तो इनके रवैये हैं। उसके लिए क्या करे इंसान? और ये विपक्ष है, पार्टी है, 50 साल शासन किए, 100 सांसद है इनके, इनको आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? हर चीज हम ही लोग को करना चाहिए और हर चीज बीजेपी की उठाई, आपका दायित्व तो नहीं है क्या? लेकिन राम कुमार जी, एक बड़ा आरोप जितेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि खुद ही इस तरह के मुद्दे उठाकर जो मौजूदा जो गंभीर विषय हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश रहती है। ये सारे गंभीर विषय पे कार्य हो रहे हैं। अभी सेवा तीर्थ बन गया, लोक भवन जितेंद्र यादव जी सब हो तो रहे हैं काम। दूसरी बात, लेकिन इन लोग इस तरह के अभी जैसे कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है प्रदेश के, वो इस तरह मुस्लिम की पार्टी और मुस्लिम कांग्रेस मुस्लिम, ये शब्द क्या? चलिए बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब जितेंद्र यादव जी से ले लेते हैं। सवाल का जवाब नहीं होगा, ऐसा होता है? जितेंद्र यादव जी, ये वही बयान तो नहीं है जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिया गया था कि पहला हक जो है मुसलमानों का है? नहीं शिवम भाई, अब ये हिंदुस्तान की सियासत का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि देश का एक आम आदमी, हम तमाम लोग आम आदमी ही अपने आप को मानते हैं और आपके पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनको भी मैं आम आदमी ही मानता हूं, कि पंडित जवाहरलाल जैसे शख्सियत को वो आईना दिखा रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य ही है, जिन्होंने भारत की आजादी के समय हमारे पास क्या था, उन्होंने हरित क्रांति, औद्योगिकरण करके आज इस बुलंद भारत की नींव रखी। और वैसे व्यक्तित्व को अगर एक आम आदमी उनके व्यक्तित्व पे उंगली उठाता है तो मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास में इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। जितेंद्र यादव जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे या नहीं कहते थे? और अब जब इस तरीके की बातें आएंगी निकल करके, तो देश की जनता तो पूछेगी ना कि भाई क्यों बाबरी मस्जिद चाहिए थी उस जगह? बिल्कुल, तो आप हमें ये बताइए ना कि कहाँ ऑथेंटिकेशन है, प्रमाणिकता के तौर पे ये बातें कहाँ लिखी गई है? इसका कोई एविडेंस देगा? नहीं, एविडेंस आप जवाहरलाल नेहरू ने अपनी खुद की किताब में लिखा है। हाँ, जो इस तरह की जो पुरानी आर्काइव्स भी है, किताबों की बातें इतिहास को जो दर्शाती हैं, उन्हें आप एविडेंस मानते हैं? नैना जी, मैंने आपको पहले कहा कि इतिहासकारों का अलग अलग अपना मत है, तो हम उन इतिहासकार किन इतिहासकारों के तत्व को हम संज्ञान में ले? अरे वो नजरिया बदल सकते हैं, कोई हुई घटना को थोड़ी ना बदलेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं ना कि आप नजरिया बदलिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के एसेट हैं, आप उनके प्रति जो आपकी दुर्भावना अब 50-70 साल बाद, निश्चित तौर पे ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। 70 साल बाद जब एक मजबूत भारत देने वाला शख्सियत के लिए आप दुर्भावना की भावना रखते हैं, तो निश्चित तौर पे इस देश की आम जनता समझती है इस चीज को कि क्यों जानबूझ करके
इस प्रकार के इश्यूज गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। जितेंद्र यादव जी, ताकि एक बात का जवाब और दे दीजिएगा, आपके पास काफी बातों के जवाब हैं, आपके पास इसका भी जवाब होगा कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व तक को कांग्रेस पार्टी नकारते आई है कि वहां राम मंदिर कैसे हो सकता है, राम तो काल्पनिक है। ताला खुलवाने, ताला बंद करने की तमाम बातों का जब जिक्र करते हैं तो इन बातों का भी जिक्र हो जाना चाहिए। और बाबरी मस्जिद की बात रही तो अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा से कांग्रेस पार्टी को लगाव था तो था, इसमें गलत क्या है? ये भी तो सच है, से भी स्वीकार कर सकते हैं आप। ये बातें आपको किसने कही कि राम मंदिर से कांग्रेस को लगाव नहीं था? अगर लगाव ना होता तो प्रभु श्री राम काल्पनिक किसके लिए थे? राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। तो जितेंद्र यादव जी, राम मंदिर और प्रभु श्री राम किसके लिए काल्पनिक थे? कौन वो नेता थे पार्टी के, जरा नाम बताइएगा। नहीं, राम मंदिर इस देश के लोगों के लिए बना। और क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम मंदिर बनवाया है? कि इस देश के कानून ने राम मंदिर को बनवाया? रामकुमार जी कुछ आप जबरन इसका श्रेय ले रहे हैं, लीजिए, जबरन सुनिए, श्रेय ले रहे हैं। ताला खोल देने से राम मंदिर बन गया क्या? 84 में खुला था, उसके बाद की सत्ता में आप नहीं आए, आपने ये जबान से बोल देना आगे नहीं होता। करने की 140 करोड़ लोग भारत के कानून का सम्मान करते हैं और भारतीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके सम्मान में इस देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ और तमाम इस देश के 140 करोड़ लोगों के श्री राम आराध्य हैं और सारे लोग उनकी पूजा करते हैं। आपकी भाई साहब, राम मंदिर यही प्रॉपर्टी है। ये अलग बात है कि आप जबरन ऊपर दावा करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन इस देश में निश्चित तौर पे तमाम हिंदुस्तानियों के लिए आस्था का केंद्र है राम मंदिर। इस तरह से तमाम हिंदुस्तानियों के लिए आस्था का केंद्र है राम मंदिर और तमाम लोग राम को मानते हैं। इस देश में रहने वाले तमाम लोग राम को मानते हैं। ये आपकी अलग मानसिकता है कि आप अपने वोट के खातिर, आप अपनी पार्टी के खातिर राम मंदिर का नाम, राम और राम मंदिर का नाम का इस्तेमाल करते हैं। साहब रामकुमार पाल साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जानबूझ करके आप इस्तेमाल करते हैं राम और राम मंदिर का नाम, लेकिन तमाम 140 करोड़ लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। वो राम किसी के व्यक्तिगत नहीं है, इस देश के राम है। जी रामकुमार जी, देखिए, ये पुरावा मांग रहे थे। ये हलाल बोर्ड किसने खड़ा किया? ये वक्फ बोर्ड किसने खड़ा किया? ये मौलाना आजाद बोर्ड किसने खड़ा किया? अल्पसंख्यक मंत्रालय किसने बनाया? आप बताइए, 4 में से एक संदर्भ आप हिंदुओं का कोई बोर्ड बनाया, दलितों का बनाया, आदिवासियों को बनाया? ये प्रूफ नहीं तो क्या है? और अल्पसंख्यक बोर्ड 50 लाख करोड़ का है, मौलाना आजाद बोर्ड 2,500 करोड़ का है। और ये जो हलाल है ये आप ही के द्वारा लगाया गया है। हलाल मीट पे होता तो ठीक था, दाल चावल चॉकलेट आइसक्रीम, ये क्या है? ये देश के साथ आप न्याय कर रहे हो। खाली बोलने के लिए बोले नहीं, अपने आत्मंथन करिए कि किसने लगाया। ये प्रूफ है आपके लिए, जो प्रभाव मांग रहे हो प्रभाव में दे रहा हूं आपको, और आज भी लागू है। आप उसमें किसी तरह का हेल्प नहीं करना चाहते। जरा सा अगर किसी ने शुद्धिकरण की बात आई तो कितना हक देश के साथ कहां खड़े दिख रहे हो आप बताइए। आग्रह से कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, इस तरह से देश के साथ नहीं खड़ा हुआ जाता। ये तरीका नहीं है। 20-20 साल से लोग रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई घुसपैठियों को क्या रेड कार्ड पर बिठाएंगे? ये सब चीजें हैं, हो रही है, आपको कबूल करना पड़ेगा। पार्टी के लिए सब कुछ नहीं है, देश के लिए सब कुछ है। और इतिहास में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो गया। जी रामकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सच यही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बाबरी मस्जिद पर जो नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जोड़ा गया, कांग्रेस उसको लेकर के ये कहते हुए नजर आती है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं है। और तमाम बड़े हवाले जो है मणिबेन पटेल की डायरी का जिक्र किया जाता है, जिसमें हर उस हिस्से को दर्शाया गया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और सियासत भी जोरों पर है।